टैक्सी एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुकी तो सफदर, तनवीर, कैप्टन शकील और सदीकी टैक्सी से नीचे उतरे। ये चारों एक्रीमियन मेकअप में थे। सफदर ने टैक्सी ड्राइवर को किराया दिया और वो भी इस इमारत के मेन गेट में दाखिल हो गए। ये इमारत एक कमर्शियल प्लाजा थी जिसमें 4 कंपनियों के दफातर थे और ये चारों कंपनियां बज़ाहिर तिजारती बहरी जहाज राह कंपनियां थीं, लेकिन दर पर्दा ये चारों ही कंपनियां स्मगलिंग का धंधा करती थीं और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ग्रुपों से था। सफदर और इसके साथियों ने जजीरा सरामा पहुंचने के बाद कई होटलों और बारों की खाक छानने के बाद एक वेटर से ये बात उगलवाई थी कि लेडीज आइलैंड में मशीनरी की सप्लाई इनमें से एक कंपनी करती रही थी। इस कंपनी का नाम वर्कीना था और वर्कीना का चीफ एक क्रीमी लार्गन था। इसका दफ्तर इस कमर्शियल प्लाजा में ही था और इस वक्त सफदर और उसके साथी इस लार्गन से मिलने जा रहे थे ताकि उससे मिलकर लेडीज आइलैंड पहुंचने का कोई रास्ता निकाल सकें। तुम लोग ज्यादा तफ्शीश के चक्कर में न पड़ना, इस लार्गन से सब कुछ उगलवाना मेरा काम होगा। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, तनवीर ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए कहा। पहले माहौल तो देख लें, उसके बाद फैसला करेंगे, सफदर ने तनवीर को टालते हुए कहा। तुम माहौल की फिक्र मत करो, अगर माहौल हमारे मुवाफिक ना भी हुआ तो मैं बना लूंगा, तनवीर ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। लेकिन इस बार सफदर ने कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच गए जिसमें वर्कीना कंपनी के ही दफातर थे। चीफ लार्गन का कमरा अलहदा था और कमरे के बाहर एक बावर्दी चपरासी मौजूद था। दरवाजे की साइड पर लार्गन के नाम और ओहदे की प्लेट भी मौजूद थी। चीफ लार्गन अंदर मौजूद है, हम एक्रीमिया से आए हैं, सफदर ने चपरासी से मुखातब होकर कहा। ओह नो सर, अभी निस्फ घंटा पहले वो लंच के लिए अपनी रिहाइश गाह पर गए हैं, अब शायद ही उनकी वापसी हो, अगर हुई भी सही तो 2 घंटों बाद ही होगी, चपरासी ने मोतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। रिहाइश गाह कहाँ है? हमने फौरी मुलाकात करनी है, सफदर ने जेब से एक नोट निकालकर चपरासी के हाथ पर रखते हुए कहा। फोंक्स कॉलोनी, कोठी नंबर 77A ब्लॉक जनाब, चपरासी ने जल्दी से नोट लेकर जेब में डालते हुए कहा। वहाँ का फोन नंबर? सफदर ने पूछा तो चपरासी ने फौरन ही फोन नंबर भी बता दिया। शुक्रिया, सफदर ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर टैक्सी में सवार फोंक्स कॉलोनी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मेरा ख्याल है हमें पहले फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो वहाँ भी मौजूद है या नहीं, सदीकी ने कहा। ना भी होगा तो हम इंतजार कर लेंगे, सफदर ने जवाब दिया और सदीकी ने इस बात में सर हिला दिया। मतलूबा कोठी के सामने पहुंचकर सफदर ने टैक्सी वापस भिजवा दी और आगे बढ़कर उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक बावर्दी मुसल्ला मुलाजिम बाहर आ गया। चीफ लार्गन से मिलना है, सफदर ने कहा। वो आराम कर रहे हैं, इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, आप दफ्तर तशरीफ ले जाएं, मुलाजिम ने बड़े रूखे से लहजे में कहा और वापस मुड़ने ही लगा था कि यकलख तनवीर ने झपट कर उसका गला पकड़ा और उसे धकेलता हुआ अंदर ले गया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमसे इस लहजे में बात करो, नॉनसेंस, तनवीर ने गुस्से से चीखते हुए कहा और फिर इससे पहले कि मुलाजिम कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, वो बुरी तरह चीखता हुआ ऊपर उठा और एक धमाके से बंद पड़े हुए बड़े फाटक के सामने जमीन से जा टकराया। इसके साथ ही तनवीर ने जेब से साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल निकाला और इस पर फायर खोल दिया और करच करच की आवाज के साथ ही इस आदमी के जिस्म से खून के फुहारे उबलने लगे और दूसरे लम्हे वो साकित हो गया। तनवीर तेजी से पोर्च की तरफ बढ़ गया, उसके साथी भी उसके अकब में आ रहे थे। इन सब के हाथों में मशीन पिस्टल पकड़े हुए थे। अभी तक पोर्च और बरामदे में कोई और आदमी नजर ना आया था, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी कोठी में एक मुलाजिम तो नहीं हो सकता था, इसलिए उन्हें खतरा था कि किसी भी वक्त कोई आदमी बाहर आ सकता है। इसलिए वो सब पूरी तरह होशियार और मोहतात थे। और फिर जैसे ही वो पोर्च में दाखिल हुए, सामने एक दरवाजा खुला और एक मुसल्ला लंबा तड़ंगा आदमी बाहर निकल आया। तनवीर और उसके साथियों को देखने के साथ साथ जब उसकी नजरें फाटक के सामने पड़े हुए मुलाजिम पर पड़ी तो वो बेइख्तियार उछल पड़ा। उसने बिजली की सी तेजी से कांधे से लटकी हुई मशीन गन उतारनी चाहिए, लेकिन दूसरे लम्हे तनवीर के हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल से क्रच क्रच की आवाजें निकली और वो आदमी चीखता हुआ एक लम्हे के लिए ऊपर उछला और फिर वहीं बरामदे के फर्श पर ही गिर कर बुरी तरह तड़पने लगा और चंद लम्हों बाद ही साकित हो गया। तनवीर उछलकर बरामदे में पहुंचा और तेजी से वही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया जिससे वो मुलाजिम बाहर आया था। क्या हुआ रॉनसन, कौन था? साथ वाले कमरे से किसी की आवाज सुनाई दी और तनवीर तेजी से इस मुल्लिका कमरे के अंदर की तरफ बढ़ गया। खबरदार, अगर हरकत की तो गोलियों से उड़ा दूंगा, तनवीर ने अंदर दाखिल होते ही चीख कर कहा। तो कमरे में मौजूद 2 आदमी जो एक मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए शराब पीने में मसरूफ थे, वो खिलाकर उठ खड़े हुए। उसी लम्हे सफदर भी अंदर दाखिल हो गया। खबरदार, कोई हरकत ना करे, सफदर ने भी चीखते हुए कहा। कहाँ है लार्गन, जल्दी बताओ, तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में पूछा। बॉस तो सो रहा है अपनी ख्वाबगाह में, इनमें से एक ने हकलाते हुए कहा। कहाँ है इसकी ख्वाबगाह, तनवीर ने पूछा। नीचे तह खाने में, उस आदमी ने जवाब दिया। चलो तुम दोनों और हमें दिखाओ और सुन लो, अगर जरा भी गलत हरकत की तो एक लम्हे में तुम्हें गोली मार देंगे, तनवीर ने कहा और दरवाजे से एक साइड पर हो गया। वो दोनों खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़े।
باہر موجود صدیقی اور کیپٹن شکیل بھی ایک طرف ہٹ گئے اور پھر وہ ان دونوں کے پیچھے چلتے ہوئے ایک راہداری میں آئے۔ راہداری کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو بند تھا اور باہر سرخ بلب جل رہا تھا۔ تہہ خانہ اپنی ساکھ سے ساؤنڈ پروف لگ رہا تھا۔ یہ تہہ خانہ ہے، یہاں باس روزانہ 2 گھنٹے آرام کرتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہوتا تنویر نے ٹریگر دبایا اور وہ دونوں چیختے ہوئے وہیں سیڑھیوں پر گرے اور لڑکتے ہوئے بند دروازے کے ساتھ جا ٹکرائے۔ وہاں چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گئے۔ اور تو کوٹھی میں کوئی نہیں ہے، صفدر نے مڑ کر صدیقی اور کیپٹن شکیل سے کہا۔ نہیں، ہم نے سرسری طور پر تو چیک کر لیا ہے، صدیقی نے جواب دیا۔ اوکے، تم دونوں باہر رکو، میں اور تنویر اندر جائیں گے، صفدر نے کہا اور پھر تنویر کی طرف مڑ گیا جو سیڑھیاں اترتا نیچے جا رہا تھا۔ دونوں ملازموں کی لاشیں آخری سیڑھی پر دروازے کے ساتھ ٹکرا کر رک چکی تھیں۔ تنویر نے دروازے کے درمیان موجود مخصوص کی ہول پر سائلنسر لگے مشین پسٹل کی نال رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کی ہول اور اس کے ساتھ نصب مخصوص انداز کے تالے کے پرخچے اڑ گئے اور تنویر نے دروازے پر لات ماری تو بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور تنویر اچھل کر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے بھی صفدر اچھل کر اندر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک چیختی ہوئی آواز اگبی دیوار میں موجود دروازے کے پیچھے سے سنائی دی تو تنویر تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ تنویر اور صفدر اس دروازے کے پاس پہنچتے، اچانک ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی باہر نکلا۔ اس کے جسم پر سلیپنگ سوٹ ضرور تھا، لیکن چہرے اور آنکھوں میں نیند کا خمار موجود نہ تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی کچھ کرتا، تنویر نے یک لخت اس پر حملہ کر دیا اور دوسرے لمحے وہ آدمی چیختا ہوا زمین پر گرا ہی تھا کہ صفدر کی لات حرکت میں آئی اور اس آدمی کی کن پٹی پر بھرپور ضرب لگی۔ اس آدمی کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ تنویر اس دوران اچھل کر کمرے میں داخل ہو گیا تھا، لیکن کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ کمرہ واقعی خوابگاہ کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن ایک طرف کرسی اور میز پڑی تھی جس پر شراب کی ایک آدھی خالی بوتل اور ایک گلاس بھی موجود تھا، ساتھ ہی ایک کارڈ لیس فون پیس بھی پڑا ہوا تھا۔ یہی لارگن ہے، تنویر نے مڑ کر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس آدمی کو بازو سے گھسیٹے اندر لے آ رہا تھا۔ اسے باندھنا پڑے گا، یہ آسانی سے زبان کھولنے والا نظر نہیں آتا، صفدر نے اسے اٹھا کر ایک صوفے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ میں پردہ اتار لیتا ہوں، تنویر نے کہا اور ایک سائڈ پر چڑھ گیا جس پر جہاں پردہ لٹک رہا تھا۔ اس نے جب پردہ ہٹایا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پردے کے پیچھے کوئی کھڑکی یا دروازہ نہ تھا، بلکہ ایک بڑے سائز کا سیف دیوار میں نصب تھا اور پردہ اس سیف کو چھپانے کے لیے لٹکایا گیا تھا۔ اس نے پردہ اتارا اور اسے صفدر کی طرف پھینک دیا۔ تم اسے باندھو، میں یہ سیف چیک کر لوں، تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر اس سیف کے لاک پر گولیوں کی بارش کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ سیف کا لاک توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سیف کھولا۔ سیف کے 4 خانے تھے اور چاروں خانے ایکریمین کرنسی کے بڑے بڑے نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پورے سیف میں نوٹ ہی نوٹ تھے اور کوئی چیز نہ تھی۔ تنویر نے برا منہ بناتے ہوئے سیف بند کیا اور واپس مڑا تو صفدر اس دوران لارگن کو ایک صوفے کی کرسی پر بٹھا کر پردے کی مدد سے اچھی طرح باندھ چکا تھا۔ اب اسے گولی نہ مار دینا، تمہارا بس نہیں چلتا کہ ہوا میں گولیاں مارنا شروع کر دو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر ہنس پڑا۔ اب اتنا بھی جذباتی نہیں ہوں، تنویر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوما اور بندھے ہوئے لارگن کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے تہہ خانہ گونج اٹھا۔ دوسرے تھپڑ پر لارگن چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ تمہارا نام لارگن ہے؟ تنویر نے مشین پسٹل کو بائیں سے دائیں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے غرا کر کہا۔ ہاں، مگر تم کون ہو اور یہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میرے ملازم، انہوں نے تمہیں روکا نہیں؟ لارگن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ سب قبروں میں اتر چکے ہیں لارگن، اور اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ سوال؟ کون سے سوال؟ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ لارگن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہاری کمپنی لیڈیز آئی لینڈ پر واقع خفیہ سائنسی لیبارٹری کو مشینری سپلائی کرتی رہی ہے، اس بات کا تو مجھے علم ہے۔ اب تم بتاؤ کہ وہاں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ تنویر نے کہا۔ راستہ؟ کیا مطلب؟ وہ تو سیلڈ جزیرہ ہے، حکومت نے وہاں جانے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، اور پھر وہاں مرد تو کسی صورت بھی نہیں جا سکتے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ لارگن کے لہجے میں حیرت تھی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کا کرسی پر بندھا ہوا جسم بری طرح تڑپنے لگا۔ لارگن کی ناک اور منہ سے خون ابلنے لگا تھا، اس کا دایاں جبڑا ٹوٹ کر لٹک گیا تھا۔ تنویر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا دستہ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر مار دیا تھا۔ لارگن چیخنے کے ساتھ ساتھ بری طرح سر ادھر ادھر مارنے لگا اور چند لمحوں بعد ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ تم نے تو اس کا جبڑا ہی توڑ دیا ہے، اب یہ جواب کسے دے گا؟ صفدر نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، یہ کیا، اس کے فرشتے بھی جواب دیں گے، تنویر نے جواب دیا اور تیزی سے ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور صفدر نے بے اختیار طویل سانس لیا۔ تنویر کو کنٹرول کرنا اس کے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے زیادہ سختی کی تو تنویر بگڑ بھی سکتا ہے، اس لیے اس نے بس احتجاج تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا تھا۔ چند دنوں بعد تنویر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جگ تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ جگ باتھ روم کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تنویر نے پانی لارگن کے چہرے پر اچھال دیا۔
काफी सारा पानी पड़ने से इसकी नाक और मुंह से निकलता हुआ खून रुक गया और चंद लम्हों बाद लार्गन एक बार फिर कराहता हुआ होश में आ गया। बेपनाह तकलीफ और जबड़ा टूट जाने की वजह से उसका चेहरा बुरी तरह मस्क हो रहा था। क्यों का जवाब मिल गया तुम्हें? अब अगर सवाल का जवाब देने के बजाय क्यों का लफ्ज मुंह से निकाला तो आंखें निकाल दूंगा। तनवीर ने पानी वाला जग फर्श पर फेंकते हुए लार्गन से मुखातिब होकर कहा, सुनो लार्गन, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो हम खामोशी से वापस चले जाएंगे और तुम्हारा नाम दरमियान में ना आएगा, लेकिन अगर तुमने जिद्दीपन का मुजाहिरा किया तो फिर तुम्हारा वो असर होगा कि इससे दुनिया इबरत पकड़ेगी। सफदर ने लार्गन से मुखातिब होकर कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो? असल में क्या चाहते हो? लार्गन ने रुक रुक कर कहा, हमें वहां पहुंचने का कोई महफूज रास्ता चाहिए और बस। तनवीर ने गुर्राते हुए कहा, सच्ची बात यह है कि मुझे मालूम नहीं है। मेरी कंपनी काफी अर्सा पहले वहाँ मशीनरी सप्लाई करती थी, फिर ये सिलसिला खत्म हो गया। मादाम रोजी जब से वहाँ के इंचार्ज बनी है, मेरा उससे राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, क्योंकि मादाम रोजी और मेरा काफी तवील अरसे से इख्तलाफ था। लार्गन ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते तो कोई टिप दे दो, हमें बहरहाल ये बात मालूम करके ही जाना है। तनवीर ने गुर्राते हुए कहा, मादाम रोजी की मर्जी के बगैर वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हें मादाम रोजी को कवर करना होगा। और मादाम रोजी 2 रोज पहले यहाँ सरामा आई हुई थी, मैंने उसे कास्टर के साथ देखा था। कास्टर एक्रीमिया का बहुत बड़ा एजेंट है और कास्टर और मादाम रोजी के दरमियान काफी तवील अरसे से इंतहाई गहरे ताल्लुकात हैं। कास्टर मादाम रोजी का दीवाना है। कास्टर आजकल यहाँ है। अगर तुम किसी तरह कास्टर पर काबू पा लो तो उसकी मदद से मादाम रोजी को काबू कर सकते हो, उसके बाद ही कोई जरिया बन सकता है। लार्गन ने इस बात तफसील से जवाब देते हुए कहा, ये कास्टर कहाँ मिल सकता है? सफदर ने पूछा, मुझे खुद कास्टर से एक जरूरी काम था, इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले अपने आदमियों को इसका ठिकाना तलाश करने के लिए कह दिया था, और तुम्हारे आने से चंद लम्हे कबल मुझे मेरे एक आदमी ने कॉल करके बताया था कि उसने इत्तफाक से कास्टर को आरडे रोड पर एक सुर्ख रंग की इमारत में दाखिल होते देखा था। उसने उस इमारत के बारे में मालूम किया तो उसे मालूम हुआ ये इमारत एक्रीमियन एजेंटों के जेरे इस्तेमाल रहती है। इसे आमतौर पर रेड हाउस कहा जाता है। मैंने उसे उस इमारत की निगरानी का हुक्म दे दिया था ताकि जब कास्टर वहां से निकल कर जाए तो वो इसका कोई और ठिकाना तलाश करे ताकि वहां उससे राब्ता हो सके। लार्गन ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हारे आदमी से राब्ता हो सकता है? मेरा मतलब है फोन पर। सफदर ने पूछा। उसके पास कार्डलेस मोबाइल फोन है, लार्गन ने कहा। तो सफदर ने आगे बढ़कर मेज पर रखा हुआ कार्डलेस फोन उठाया। इसका मखसूस नंबर बताओ और उससे बात करके पूछो क्या कास्टर अभी तक इमारत के अंदर है या नहीं, और अगर वो कहे कि अंदर मौजूद है तो उसे हमारे मुतालिक बता देना कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, वो हमारे साथ ताउन करे। सफदर ने कहा और लार्गन ने इस बात में सर हिलाते हुए एक नंबर बता दिया। फोन पीस में लाउडर का बटन मौजूद था, इसलिए सफदर ने सबसे पहले वो बटन दबाया, फिर लार्गन का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। चंद लम्हे घंटी बजती रही, फिर एक आवाज सुनाई दी, हेलो, राडिश बोल रहा हूँ। बोलने वाला लहजे से एक्रीमी ही लगता था। सफदर ने आगे बढ़कर फोन पीस बंधे हुए लार्गन के मुंह के करीब कर दिया। हेलो, लार्गन बोल रहा हूँ। लार्गन ने कोशिश करके अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया। लहजा मोतबाना हो गया था। कास्टर अभी तक रेड हाउस में है या नहीं? लार्गन ने पूछा। यस बॉस, वो अंदर ही है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अच्छा सुनो, मेरे 2 मेहमान तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं, दोनों एक्रीमी हैं। वो तुमसे मेरा नाम लेंगे, तुमने उनसे हर मुमकिन ताउन करना है। तुम बताओ तुम रेड हाउस के किस तरफ मौजूद हो? लार्गन ने कहा, बॉस मैं रेड हाउस के फाटक के सामने एक जेरे तामीर इमारत के गेट के अंदर वाली तरफ मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, लार्गन ने कहा और सफदर ने बटन दबाकर फोन पीस ऑफ कर दिया। ओके मिस्टर लार्गन, चूंकि तुमने ताउन किया है इसलिए तुम्हें आसान मौत मारा जाएगा। इस बार सफदर ने सर्द लहजे में कहा और फिर इससे पहले कि लार्गन कुछ कहने के लिए मुंह खोलता, सफदर ने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख लार्गन की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। चूंकि मशीन पिस्टल पर साइलेंसर लगा हुआ था इसलिए क्रच क्रच की मखसूस आवाज के साथ ही गोलियां ठीक लार्गन के सीने में उतरती चली गईं। आओ तनवीर, सफदर ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और तनवीर ने इस बात में सर हिला दिया।